तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर हर घर एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया। एक रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। क्या नैतिकता और क्या अनैतिकता, आज सियासत में भी इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया लगता है। सत्ता के लिए हर जुगत, हर जोर और हर बाजी लगानी पड़ती है। बिहार में अगले महीने के पहले सप्ताह में ही पहले चरण की वोटिंग होनी है। राजनीतिक दलों के पास भी वक्त नहीं है कि वो मतदाताओं को साधने के लिए कोई नई बात करें। इसलिए आरजेडी ने इसका भी हल निकाल लिया। तेजस्वी यादव ने चुनावी पिच पर ऐसी गोली फेंकी है कि निशाने पर लगी तो जीत, चूक गए तो फिर गए, या तो क्लीन स्वीप या क्लीन बोल्ड। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने हर घर जॉब का वादा किया है। सरकार बनने पर हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। तेजस्वी ने 20 दिन में अधिनियम लाने का भी वादा किया है। तेजस्वी इसे महज घोषणा नहीं बल्कि प्रण बताते हैं। मेरा कर्म बिहार है, मेरा धर्म बिहारी का नारा दिया है। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आईटी पार्क और एसईजेड लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। तेजस्वी यादव ने इस चुनावी घोषणा से पहले ही कहा कि वो एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं। सो तेजस्वी ने रेवड़ी उछाल दी है। बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी ने जो वादा किया है, अगर उनकी सरकार बन भी जाती है तो ये वादा वो कहां से पूरा करेंगे, फिलहाल इन बातों को रहने देते हैं। बहरहाल कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी ने जो वादा किया है, महागठबंधन की सरकार बनते ही उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने पहले भी सरकारी नौकरियां दी और वो रिकॉर्ड उनका है जो कोई नकार नहीं सकता। तो हमारी सरकार जब आएगी, महागठबंधन की सरकार जब आएगी, तो जो वादे किए जा रहे हैं, ये संकल्प है, ये वादे नहीं है, संकल्प है, ये किया जाएगा। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी उम्मीद पर चल रही है कि हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हो तो वो जीतेंगे, तो उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी। हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं होगी और हम जीतेंगे। बिहार बदलाव के लिए तैयार है। बिहार चुनाव में भी जिन रेवड़ियों को लुटाया जा रहा है, उस पर ज्यादा दिन नहीं बीते जब सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन मुफ्त का चंदन तो हर कोई घिसना चाहता है। जनता की इन कमजोरियों को नेता भी बखूबी पहचानते हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की औपचारिक शुरुआत की, उसे अब कमोबेश बाकी दलों ने भी जीत का सटीक फॉर्मूला मान लिया। लालू जी का परिवार 20 वर्षों से बिहार में राजनीतिक कारावास में है, तो स्वाभाविक है ज्ञान भी कारा में कैद हो गया। तेजस्वी यादव जी, संविधान के किस कंडिका में लिखा हुआ है कि परिवार का एक ही सदस्य नौकरी करेगा? योग्यता अगर है तो 4 आदमी नौकरी करेगा। आपको पूरे खानदान की योग्यता है। कोई एमएलए बनिएगा, कोई राज्यसभा जाइएगा, कोई लोकसभा जाइएगा, और बिहार के आम आवाम को यह अधिकार नहीं। तेजस्वी ही क्यों, 20 सालों से सुशासन की सरकार का दावा करने वाले नीतीश कुमार ने भी तो महिलाओं के वोट को सुनिश्चित करने के लिए खजाना ही खोल दिया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। तीसरी किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। 2100 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में भेजे गए। महिलाओं को अब तक 3 किस्तों का पैसा किया जा चुका है ट्रांसफर। पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सौगात। दूसरी किस्त में 25 लाख महिलाओं को भेजे गए 10-10 हजार रुपए। अब तक कुल 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को भेजी गई है रकम।
रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को सरकार की ओर से ये मदद दी गई है। जब नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए, तब कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले रेवड़ी बांटने का ऐलान बताया था। ये चुनाव के पहले रेवड़ी बांटने की ये ऐलान है। अभी लुभाने की कार्रवाई चलते हैं। नीतीश जी बिहार के आम लोगों की जो गरीबी है, ये गरीबी को खुद पूंजी की रूप में देखते हुए उनको कोई सुविधा और कोई रेवड़ी बांटते हुए चुनाव में उन्हीं लोगों का वोट खरीदना चाहते हैं। डरे हुए नीतीश जी, घबराए हुए नीतीश जी ये सारे आम लोगों को लुभाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जब तेजस्वी ने हर घर रोजगार का दांव चला, तो कांग्रेस को ये रेवड़ी नहीं बल्कि तेजस्वी के वादे लग रहे हैं। बहरहाल जनता को जानने समझने का दावा करने वाले नेताओं को शायद ये एहसास तो होगा ही कि आज का मतदाता भी जागरूक है, फूंक फूंक कर कदम रखता है। रेवड़ियां चाहे जितनी फेंकी जाएं, लेकिन मतदाता अपने विवेक से ही मत डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और उन खास मेहमानों का परिचय कराएंगे। हमारे साथ अनंत अमित सिंह इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो जुड़े, हम देश का सवाल आपके सामने रख देते हैं। देश का सवाल क्या है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम का? तेजस्वी यादव ने जो हर घर नौकरी का दांव चला है, क्या ये सफल होगा? क्या चुनाव आते ही रेवड़ियों का कल्चर बढ़ने लगता है? क्या आज फ्रीबीज जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं? मुफ्त रेवड़ी हर रोजगार अपराध जैसे वाजिब मुद्दों पर हावी पड़ जाती है, क्योंकि जो मुद्दे चल रहे होते हैं, जिनको लेकर मुहिम चलाई जाती है, वो एन चुनाव के वक्त फ्रीबीज के अंदर दब जाते हैं। अनंत अमित सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुज कुमार मेरे साथ, प्रवक्ता आरजेडी, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार मेरे साथ, जेडीयू प्रवक्ता। सबसे पहले अनंत अमित सिंह सर, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि हर परिवार को एक सरकारी हम नौकरी दे देंगे। मैं कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूं, गणितज्ञ नहीं हूं, या चीज़ों का उतना जानकार नहीं हूं, स्पष्ट तौर पर मानता हूं, माध्यम की जगह बैठा हूं, मीडिएट कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। लेकिन करीब 15 करोड़ अगर बिहार की जनसंख्या मानी जाए आज की तारीख में, वैसे 13.5 करोड़ से कुछ ज़्यादा बोलते, मैं 15 करोड़ मान लेता हूं, तो 5 लोगों का एक घर अगर माना जाए तो 3 करोड़ नौकरियां होती हैं। मैं इसमें से 1 करोड़ कम कर देता हूं, 2 करोड़ कर देता हूं। ये 2 करोड़ परिवारों में अगर नौकरी दी जाती है और 25,000 रुपए महीने की दी जाती है, क्या इतना बजट लाया जा सकेगा, या फिर ये सारी चीजें यूं ही कही जा रही हैं? आपकी पार्टी की भी तरफ से ऐसा ही हो रहा है, विस्तार दें अनंत अमित सिंह। देखिए राजीव जी, प्रश्न आपके बड़े जायज है। जिस तरीके से आज माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा की है, बेसिकली तेजस्वी यादव जी बोलते बोलते ये भूल जाते हैं, बेसिकली किसी भी क्षेत्र में राजीव जी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि 9वीं फेल है तो उसी तरह की बात करेगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने यह तय किया कि हर घर बिजली, हर घर जल नल। अब ये इन्होंने एक नया एजेंडा लेके आए, हर घर रोजगार। बहुत अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि हर परिवार को रोजगार मिले। राजीव जी, आज बिहार में लगभग 27 लाख सरकारी नौकरी पे लोग काम कर रहे हैं। 13.5 करोड़ 14 करोड़ की आबादी है, 27 लाख सरकारी नौकरी पे। हमारी सरकार ने, हमारी एनडीए ने यह कहा है कि इस बार 2025 का चुनाव जो हम जीत कर आ रहे हैं, उसके बाद हर जिले में एक उद्योग स्थापित करेंगे और हर साल 1 करोड़ से 2 करोड़ नए नौकरियों का नए नौकरियों में स्थापित करेंगे लोगों को, और लोगों को रोजगार देंगे। वो रोजगार सरकारी रोजगार भी होंगे, प्राइवेट रोजगार भी होंगे, ऐसे तमाम स्वरोजगार होंगे जिससे कि लोग अपनी व्यवस्था अपने खुद भी कर पाए। आत्मनिर्भर भारत के आधार पर हम नौकरियों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज माननीय तेजस्वी यादव जी के झूठ से
बिहार की जनता ये जान चुकी है कि जो लॉलीपॉप आप लेकर आए हैं, ये बिहार की जनता इससे खुश होने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने आपके आपके कुशासन को देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बजट की बात कर रहे हैं भाई साहब। 2000 में बिहार से जब झारखंड अलग होता है तो बिहार की इकोनॉमी जो है वो सिर्फ 17% होती है और 83% झारखंड की इकोनॉमी होती है। लेकिन आज 2025 का बजट में राजीव जी, बिहार में 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाता है और उसी झारखंड में 27,000 का बजट पेश किया जाता है, 27,000 करोड़ का बजट पेश किया जाता है। तो यह दर्शाता है कि विगत 25 वर्षों में बिहार में जो विकास हुए हैं, और बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तो बिहार के पास कुछ भी नहीं था। बिहार के पास या तो बाढ़ था, अपराध था, बालू था और एक नेता है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ये चारों चीज था। आज बिहार में तमाम ऐसी नई गाथाएं लिखी जा रही है, चाहे वो रोजगार सृजन की बात हो, विकास की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, बिजली की बात हो, महिला स्वराज महिलाओं के उत्थान की बात हो, बहन बेटियों के रोजगार की बात हो, उनके पढ़ाई की बात हो। तमाम ऐसे विकास के कार्य किए जा रहे हैं जो आज बिहार जो गरीबी रात से ऊपर उठकर आज उत्तम राज्य बनने जा रहा है और लगातार निरंतर बिहार विकास की नई गाथाएं गढ़ रहा है। ये सिर्फ एनडीए सरकार की वजह से ये सफल हो पा रहे हैं और आगे भी 2025 में हमने कहा है हमारी सरकार बनने जा रही है। हम पुनः जो करेंगे वो पूरी देश की जनता भी उस बिहार को देखना चाहती है और देख भी रही है। चलिए, ये आपने यहां पर साफ कर दिया। मुझे लगता है दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, इन फ्रीबीज की, और वो मॉडल इतना सक्सेसफुल दिल्ली में दिखा कि उसको कॉपी सभी कर रहे हैं। मैं इसमें किसी को खांचे में नहीं रख रहा हूं, आपको भी मैं उस खांचे में नहीं रख रहा हूं कि आप बहुत स्पष्टता के साथ कुछ कर रहे हो। आपने भी उसी तरीके के दिल्ली में इस बार वायदे किए थे और उसको जमीन पर उतारना है। मैं तो ये कहूंगा छठ एकदम नजदीक है, अगर इस बार यमुना मैया में वो झाग दिखाई पड़ा तो लोग आपको कसौटी पर जरूर कसने वाले हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण मेरे साथ प्रवक्ता आरजेडी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुज कुमार, नीतीश जी ने भी 10-10 हज़ार रुपए की शुरुआत कर दी महिलाओं के साथ। तेजस्वी जी ने हर एक को सरकारी नौकरी देने की बात कर दी। क्या ये फीजिबल है? जमीन पर 3,17,000 करोड़ का बजट बता रहे थे अभी अनंत जी, क्या ये हो पाएगा? अनंत जी, अनुज कुमार जी। चलिए, अनुज जी मेरे साथ इस वक्त नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार मेरे साथ प्रवक्ता जेडीयू इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कुमार जी, नीतीश जी ने भी इसी तरीके से महिलाओं के लिए काम किया है। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए की जो किस्त की बात है वो भी कर दी है उन्होंने। ये सारी चीजें जब मुद्दे होते हैं तो हम इस पर आकर उलझ क्यों जाते हैं? देखिए, आप इसको बिहार में जो हम लोगों ने महिलाओं की उद्यमिता के लिए 10,000 प्रति परिवार दिया है, इसको आप सरलीकृत नहीं कर सकते हैं या इसको फ्रीबीज की लिस्ट में नहीं रख सकते हैं। यह 10,000 नॉन रिफंडेबल है जिसे वापस नहीं किया जाना है, लेकिन हम लोग इसके सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट करेंगे और सामाजिक ऑडिट करके फिर से जिन महिलाओं ने बेहतर काम किया है या जिन समूहों ने बेहतर काम किया है उसको रिवार्ड के रूप में उनका बिजनेस और फ्लरिश करे, इसके लिए यह 10,000 की राशि को 2 लाख तक लेकर आएंगे। यह एक मौन क्रांति है जो नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2005 से लेकर अभी तक 25 तक हम लोगों ने किया है। महिलाओं के संदर्भ में देखिएगा अगर, तो हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यानी कि आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए एक नहीं कई काम किए हैं। 2006 में सत्ता में हम लोग आए हैं, 2005 में, या जस्ट उसके अगले साल हम लोगों ने 2006 में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की। 2007 में हम लोगों ने नगर निकाय की नगर निकायों में आरक्षण की व्यवस्था की। 2013 में हम लोगों ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया। 2016 में बिहार की सभी नौकरियों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया। फिर से 2025 में यानी इसी साल जो डोमिसाइल का मामला था कि महिलाएं बिहार में जो 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाएं सिलेक्ट हो सके, इसके लिए डोमिसाइल नामक नीति का आलंबन किया। तो इस तरह से आप देखिएगा कि चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने काम किया है। अच्छा, जो महिलाएं 2006-07 में नगर निकाय में आई, आज वो मां बन गई हैं, उनकी बेटियां पदस्थापित है उन पदों पे, उन संस्थाओं में।
जिन बालिकाओं को 2007-8 में हम लोगों ने साइकिल दिया, पोशाक की राशि दी और अन्य सुविधाएं दी जिससे वो ससम्मान जीवन जी सके और स्कूल से ड्रॉप आउट का दर घट जाए। पहले ड्रॉप आउट का दर 12% हुआ करता था, जो अभी घट के 0.5% है महिलाओं का या बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर। तो जो बालिका 2006 में बालिका थी, जिसको साइकिल मिला, पोशाक मिला, आज वो महिला हो गई है। तो उन महिलाओं को हम लोगों ने नौकरी दिया, रोजगार से जोड़ा। अब उनको स्वरोजगार यानी इंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ रहे हैं। वे महिलाएं सफल एंटरप्रेन्योर बनेगी और हम लोग 2 करोड़ महिलाओं को, पूरे बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार है, जिसमें से 1 करोड़ महिलाओं को हम लोगों ने एक किस्त जारी कर दिया है। और हम लोगों का टारगेट है, डेडलाइन फिक्स है, तिथि भी फिक्स है। हम लोग यह जो किस्त है 10,000 की किस्त, वो जारी करते जाएंगे। इलेक्शन के दिनों में भी कोई व्यवधान नहीं आएगा। और हम लोग का टारगेट है 2 करोड़ महिलाओं को उद्यमी बनाना। यह एक मौन क्रांति है। इसको फ्रीबीज कह के इस प्रयास को छोटा मत कीजिए। हम लोग, फ्रीबीज वह होता है जो आप दिए और भूल जाइए। हम लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी आपको याद रखेंगे। और जो सफल मॉडल होगा, जो महिलाएं कोई भी कुटीर उद्योग की स्थापना करेंगी, कोई भी सिलाई बुनाई कटाई सेंटर बनाएंगे या अन्य इस तरह के उद्यमिता के जो भी अवसर बनाएंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जो 10,000 की राशि है उसको बढ़ा के 2 लाख तक लेकर जाएंगे। यह एक मौन क्रांति है। आप समझिए, अगर इसका सोशल इंपैक्ट का असेसमेंट होगा तो बिहार में हम इसका 50% भी अगर सफल रहा तो 1 करोड़ महिलाएं स्वरोजगार में सफल होगी। आपको लगता है कि यह कितनी बड़ी क्रांति होगी पूरे देश में? हमारा जीडीपी का जो आकार है वो कहां चला जाएगा? देखिए, जब तक 50% आबादी यानी आधी आबादी के विकास के लिए काम नहीं करेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाना है, बिहार को विकास के इंडिकेटर पे उच्च पायदान पे लाना है, तो आधी आबादी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम लोग युवाओं पे फोकस कर रहे हैं कि बिहार में आज भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग डेमोग्राफिक डिविडेंड के श्रेणी में आता है। अगर वे युवाओं को, उन युवाओं को हम लोग तकनीकी दक्षता से युक्त करेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार विकास के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, अग्रणी कतार में शामिल होगा। तो यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन स्टेप है। यह बहुत ही बड़ा दूरदर्शी कदम है। इसे आसन्न चुनाव में लाभ या नुकसान के चश्मे से ना देखा जाए। हम लोग की यह मौन क्रांति है और हम लोग काम 2005 से ही करते आए हैं। 2015 में हम लोगों ने चुनाव जीता, 2016 से हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया है। तो इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। 2016 में कौन सा चुनाव था बिहार में या केंद्र में? इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने अनवरत काम किया है। 2006 में पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण दिया, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण दिया, 2013 में हम लोगों ने पुलिस बल में आरक्षण दिया। आज मैं पूरे यकीन से और विश्वास से ये बात कहता हूं, आप डाटा चेक कर लीजिए, पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में बिहार एकमात्र अनूठा राज्य है जहां पुलिस बल में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ये जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ प्रक्रिया है, प्रक्रिया की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। निश्चित तौर पे आधी आबादी को आधा हक तो मिलना ही चाहिए और वही हक हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। यह महिलाओं के प्रति किया गया कोई कृपा नहीं है, यह उनका अधिकार है। और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज बिहार की महिलाएं अग्रणी हैं। जी ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जीविका दीदी के मॉडल को केंद्र सरकार ने आजीविका के नाम से ग्रहण किया है। काश की इतना सफल मॉडल है जीविका। काश की डॉक्टर जितेंद्र कुमार में जेडीयू का कार्यकर्ता होता तो अभी ताली पीटते पीटते आवाज बहुत तेज कर देता। लेकिन आपने अपनी पार्टी की बात रखी है और स्वीकार है, दर्शकों तक जा रही है, सभी सुन रहे होंगे। मैं केवल माध्यम के तौर पर हूं यहां पर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आप इन चीजों को देखकर क्यों ये चीजें नहीं करते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। ये मॉडल दिल्ली से उठा था जहां पर फ्री 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 और उसके बाद 10,000 रुपए। अगर आपको महिलाओं को सशक्त करना है, 1 करोड़ महिलाओं को आपको रोजगार परक बनाना है और ये राशि उनको देनी है, तो अभी 2 महीने पहले ही क्यों याद आया? बड़ी लंबी सरकार चल रही थी, एंड टाइम पे याद आया, गले से नहीं उतरता। सर डॉक्टर अनिल कुमार तोरन का विरोध करूंगा, प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मेरा सवाल अच्छा इसलिए है
कि मुझे वो समीकरण नहीं समझ में आता कि अगर आप महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं तो इतने साल तक चुप क्यों रहे? ठीक 2 महीने पहले आपको कैसे याद आ गया कि हमें तो इनको 2 लाख रुपए तक देने हैं? ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जमा खर्च लगता है, लेकिन जनता तय करे कि क्या है। डॉक्टर रमेश कुमार तरुण, प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, हम क्या उलझ गए हैं कि जनता के सामने जब मुद्दे हैं, जब हमने ये तय कर लिया है बतौर आरजेडी लीडरशिप कि यहां फेल हुई है ये सरकार, तो उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे? क्या हमने एक बड़े नेता के तौर पर उस धनराशि को कैलकुलेट किया है जो सबसे कम तनख्वाह देने पर सरकार के ऊपर आएगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है राजीव जी कि हम लोग जुमला में विश्वास नहीं करते, ना ही झूठ फ्रेम में विश्वास करने वाले लोग हैं हम लोग। 20 सालों से इनको विकास नजर नहीं आ रहा था और अभी पैसे बांटकर चुनाव वोट खरीदने की तैयारी में जुगत में लगे हुए हैं। अगर 20 साल काम किए होते तो इनको 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पे वोट खरीदने के लिए ये सभी के अकाउंट में नहीं जारी करते। देखिए, मैं इन चीजों पर खैर नहीं जाता, आज विषय है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांटने की बात नहीं है। ये जो युवाओं की जो बेरोजगारी है बिहार में, वो हमारे लिए प्राथमिक तौर पे मुद्दा रहा है। इसके पहले भी जब हम 17 महीने के सरकार में आए थे तो यही नीतीश कुमार कहते थे, पैसा कहां से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे। लेकिन हम 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। और इस बार भी पूरा जो बिहार का युवा है तेजस्वी की तरफ एक विश्वास भरी निगाहों से देख रहा है कि रोजगार अगर कहीं मिल सकता है तो वो तेजस्वी ही दे सकते हैं, क्योंकि युवा हैं, युवा सोच है, युवा ऊर्जावान लोग हैं। इनके मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में हैं, जो सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते वो क्या पॉलिसी लेकर आएंगे। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे जनता दल यू के प्रवक्ता, खैर मैं उनकी बातों को नहीं काटता अभी। देखिए, बहुत साधारण सी बात है सर कि बिहार में जो रोजगार है, जो गरीबी है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी जीवन दशा देखिए ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करते हैं, लेकिन जीवन स्तर देखिए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, किसानी, मजदूरी, इसकी हालत देखिए ना, समीक्षा करिए ना, बदहाली में जी रहे हैं लोग। तो ऑब्वियस है कि यदि ऐसे में यदि हमारी सरकार बनती है और है जो कि हम हर घर को चिन्हित करके अगर एक एक नौकरियां देते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वो अपने बच्चे को बेहतर ढंग से पढ़ा। डॉक्टर रमेश कुमार तरुण की आवाज़ इस वक्त तकनीकी कारणों से रुक गए हैं। मैं एक बार फिर से, जैसे ही उनकी आवाज़ हम तक मिलती है, मैं उन्हीं का रुख करूंगा, क्योंकि वो अपनी बात रख रहे थे और स्पष्ट तरीके। डॉक्टर रमेश कुमार तरुण, आवाज़ आ रही है क्या आपको? लगता है नहीं आ रही। अनंत अमित सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी, हम अभी सीटों पर तो जाएंगे नहीं, हम आपकी सरकार की योजनाएं, आप और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो मिलकर सरकार चला रहे थे, संभावनाएं आपको क्या दिख रही हैं फिलहाल? क्या जनता को अभी हाईवे जो आपने बनाए हैं, जिसकी मैं तस्दीक, अच्छा ठीक है, जुड़ गए हैं मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आपका संपर्क हो गया है, अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर रमेश कुमार, क्षमा चाहता हूं। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा था सर कि हम जुमलों में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां देंगे तो हमने दिया, तो कुल मिलाकर के ये तो चुनावी मौसम में जुमला फेंकते हैं। आपने देखा नहीं कि क्या इन्होंने। अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार, एक बात बताइए, मेरा सवाल आप ही को आपकी बात रखने का और मौका देगा। बिहार की जनसंख्या कितनी होगी अभी डॉक्टर रमेश कुमार? अभी जो नया वोटर लिस्ट के अनुसार 7 करोड़ के आसपास है। बताइए कितना? 7 करोड़ के करीब है वोटर लिस्ट। नहीं, पूरी जनसंख्या में, वोटरों की भी बात नहीं कर रहा। देखिए, हम सिंपल कह रहे हैं सर, हम अभी इस पे इसलिए बात नहीं करेंगे। मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूं, सुनिए तो, मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर मैं बिहार की जो अब तक की जनसंख्या मोटा मोटी आती है 13.5 करोड़ के करीब, मैं मानता हूं 15 करोड़ 5 लोगों का एक परिवार, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 करोड़ लोग निकलते हैं नौकरी के लिए उपयुक्त। चलिए 1 करोड़ में कम कर देता हूं जो नौकरी के लायक ही नहीं है, 2 करोड़, चलिए 1 करोड़ और कम कर देता हूं। मिनिमम 25,000 तो रोटी खाने के लिए देंगे आप उनको बतौर सैलरी, और ये एक की बात, अलग अलग लेवल पर अलग अलग उसकी सैलरी होगी। क्या इससे बन रहा बजट बिहार सरकार के बजट में जगह पा पाएगा, या फिर आपने कह दिया, ताली पिट गई और हो गया?
देखिए राजीव जी, यही मैं कहना चाह रहा था, ये नकलची लोग हैं। हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये हमें हमारे अंदर रहने दीजिए। जी। देखा नहीं, जनता के बीच में जाकर जिन मुद्दों को हम पहचान करते हैं, उस मुद्दे को ठीक से नकल भी नहीं कर पाते। इनके पास तो विजन ही नहीं है ना। हमारे पास युवाओं की टीम है, पूरी की पूरी टीम है, चाहे वो राहुल। डॉक्टर अनुज कुमार, जब जब आप ऐसी बातें कहते हैं आपका संपर्क ही टूट जाता है, या तो संपर्क नहीं समझ पा रहा है डाटा का कि आप क्या कह रहे हैं, या फिर कोई और। अनंत अमित सिंह, अरे क्या ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि उनका अनंत जुमला और अमित सिंह झूठ जवाब बिहार की दें। जनता सुने। जवाब दें अनंत अमित सिंह, क्या मेरा ये सवाल पूछना गलत है कि बिहार सरकार का बजट क्या अलाउ करता है इस तरीके के इतने बिल्कुल, बड़े बिल्कुल, आप मेरी हमारी सरकार बजट वायदे में सब को? कुछ बता क्योंकि देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास विजन है, हमारे पास दृष्टिकोण है। मैं इनके विजन, पास तो मैं कोई विजन ही उसकी नहीं है। तारीफ करता हूं, मैं उसकी बिल्कुल। तारीफ करता हूं। अनुज हमने- कुमार तनुर जी पूर्व राजीव- उप मुख्यमंत्री राजीव जी, रहे हमने हैं, कहा- तेजस्वी जी सोचते समझते जरूर होंगे, लेकिन राजीव जी सुनिए मेरी बात, जब 5 लाख नौकरी देने की बात थी तो इन्हीं के मुख। इस बार 5 लाख की बात नहीं है, हर घर में एक दे रहे हैं आप जनसंख्या के हिसाब से। अनंत अमित सिंह, संपर्क बार बार टूट रहा है। डॉक्टर अनुज कुमार, लगता है इंटरनेट आपके खिलाफ थोड़ा जा रहा है, मैं आता हूं लौट के। अनंत अमित सिंह जी, क्या क्या होने वाला है? क्या हाईवे का जिक्र नहीं होगा क्या? मैं खुद बताता हूं, पटना से दानापुर, या छोड़िए पटना से गया, पटना से सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, ये अलग अलग जगह, दरभंगा का एयरपोर्ट है, कई सारी चीजें हैं जो वहां बन रहा है। क्या इन चीजों को आपकी सरकार सामने नहीं रख रही है या रख नहीं पा रही है? निश्चित तौर पे राजीव जी, इन सारी बातों को हमारी सरकारें रख रही है। आज आप जहां जहां का बात किया, आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, आप गया की बात कर रहे हैं, आप आरा की बात कर रहे हैं, आप पटना से सभी जगह जहां जहां का आपने नाम लिया, 1.5 घंटे के अंदर आप सुगम यात्रा कर सकते हैं। ये हमारी सरकार की देन है। और अभी हमारे आरजेडी के मित्र बार बार जुमला की बात कर रहे थे, झूठ की बात कर रहे थे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वहां पे इंडी गठबंधन जो ठगबंधन जो बनी हुई है, वो हमारी सरकार के कार्यक्रमों को ही कॉपी कर रही है। चूंकि पूरी बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि 9वीं फेल माननीय तेजस्वी यादव जी ने नौकरी के बदले जमीन लेने का जो काम किया, और आज बिहार के युवाओं को जो ठगने का काम कर रहे हैं, तो बिहार की जनता इनके ठगबंधन के बातों पे नहीं आने वाली है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार, आप जिस तरीके से अभी डॉक्टर जितेंद्र जी कह रहे थे, हमारे मित्र जेडीयू के, तो निश्चित तौर पर राजीव जी आपने 2005 का बिहार देखा होगा। 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो बिहार के 38 जिलों के तमाम प्रखंडों में जिस तरीके से बहन बेटियां जब स्कूल जाने के लिए साइकिल पर निकलती थी और ब्लू कलर के ड्रेस में, तो बिहार देखते बनता था। वही 2005 के बाद से आज 2025 है। महिलाओं के, युवाओं के, बेटियों के जिस उत्थान के लिए हमारी सरकार ने काम किया, आज देश में पहला ऐसा राज्य है जो कि पंचायती राज में भी 35% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने बिहार में दिया। आज भी जिस तरीके से स्वरोजगार की, महिला रोजगार की बात हम कर रहे हैं, आपने जो आंकड़े बताए, तो ये आंकड़ा तो तेजस्वी जी ब्लॉक में घूम घूम कर एक पर्ची में लोगों से भरवा रहे हैं। 2,500 रुपए हमारी सरकार आएगी तो देंगे। अरे साहब, आपकी सरकार आएगी नहीं, देंगे कहां से? हम तो ऑलरेडी पहले से दे रहे हैं। तो जनता ये पूछ रही है कि भाई वर्तमान सरकार जो हमें दे रही है, तो आपके झूठे उसमें हम कहां पड़े? क्योंकि आपने तो सिर्फ बिहार को बर्बाद करने का काम डॉक्टर किया है। जितेंद्र कुमार का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जब मुझे ये चीजें सुनाई पड़ती है ना, तब मुझे वो 8,500 रुपए भी एक राजनीतिक दल के सुनाई पड़ते हैं, जिसके बाद लाइनें लग गई थी महिलाओं की, और किस किस को मिला, किस किस को नहीं मिला नहीं पता, लेकिन महिलाओं का विरोध बहुत देखने के लिए सामने आया था। तो ये चीजें कहना बहुत आसान होता है, उसको जमीन पर उतारने में मुश्किलें होती हैं। क्या अभी तात्कालिक रूप से सभी लोग इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि चुनाव अपने पाले में कर लो, बाद में देखा जाएगा? नहीं शर्मा जी, अगर आप नीतीश बाबू का चाल चरित्र और चेहरा देखेंगे और जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने कमाया है इस राजनीति में, अगर उसको आप सही ढंग से समझते हैं तो आप ऐसी सतही बात नहीं करते हमारे लिए। हम लोगों ने पिछले 20 साल में जो कहा है उसको डिलीवर किया है। आप कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए गवर्नेंस के संदर्भ में। आपको पता है आप बिहार को कितना फॉलो करते हैं? बिहार में पहले 2005 से पहले जातीय नरसंहार होता था। क्या नरसंहार की लिस्ट आपको गिनाऊं? बिहार में जाति के आधार पे गैंग था।
बस एक ही ना, टोटल आरजेडी कांग्रेस के कार्यकाल में 90 से लेकर 2005 में 113 ऐसे कांड हुए हैं श्रीमान, 113 कांड। और उन कांडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। बिहार में अपहरण उद्योग चल रहा था। आज का बिहार क्या अपहरण उद्योग चलाता है? आज कोई जाति के आधार पे या कोई गैंग का नाम बता दीजिए तो आज के डेट में, ठीक है, अपराध कहां नहीं होता है? जो विकसित राज्य है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कर्नाटक है, अपराध कहीं भी हो सकता है। लेकिन बिहार में अपराध अगर होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, उनको कानून के द्वारा उचित सजा मिलती है, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा। आज किसी को सीएम हाउस से फोन नहीं जा रहा है कि उसका डीलिंग नहीं हो रहा है, अपहरण उद्योग नहीं चलाया जा रहा है। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, मीसा जी का एमबीबीएस किस तरह से हुआ है पीएमसीएच से, पूछिए उनसे। उनके फादर डॉक्टर गोपाल बाबू उस समय माइक्रोबायोलॉजी के हेड हैं पीएमसीएच में। किस तरह से उनको पटना पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया, टाटा के कोटे पे उन्होंने एडमिशन लिया टाटा नगर मेडिकल कॉलेज में। ठीक उनकी चौथी बेटी का भी एडमिशन उसी तरह से हुआ है। तो सत्ता का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है उस समय, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। बिहार में शाम के बाद लोग घरों से निकलने से डरते थे। आज अगर आप पटना आइएगा तो फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है, एक फ्लाईओवर से उतरिएगा, दूसरा फ्लाईओवर चढ़िएगा। हम लोगों ने पटना में मेट्रो की सौगात दी है, मेरीन ड्राइव बनवा दिया है, म्यूजियम नया बनवा दिया है, नई नई यूनिवर्सिटी बनाई है। पटना में आज की डेट में पूरे बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक आईआईएम है बोधगया में, एक आईआईटी है पटना के बिहटा में, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है भागलपुर में, मखाना बोर्ड बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। गया के और राजगीर के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा हुई है। तो जो डबल इंजन की सरकार चल रही है अभी मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, इससे प्रतिपक्ष के दलों के पेट में जलन हो रही है। उनको लग रहा है कि हम सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। जिस तरह की सौगातें केंद्र से मिल रही है और एक एक पैसे का यूटिलाइजेशन हमारी राज्य की सरकार कर रही है, और हम लोगों ने गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है। पूरे 20 साल के कार्यकाल में कोई भी जाति आधारित दंगा नहीं हुआ है, नरसंहार नहीं हुआ है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगाया गया है एक भी दिन के लिए। यह हमारे गवर्नेंस का मॉडल है। हम लोगों ने कोई राजनीति में परिवारवाद नहीं किया है। नीतीश कुमार जी पे व्यक्तिगत तौर पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। ये हमारे गवर्नेंस का मॉडल है। और अब ये क्या बोलेंगे परिवारवाद पे और क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार पे? जिनका परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, लालू जी को अगर वो M/Y समीकरण ही चला रहे थे तो किस मुस्लिम को उन्होंने आगे बढ़ा दिया या किस यादव परिवार को उन्होंने आगे बढ़ा दिया? अगर लालू जी ने किसी को आगे बढ़ाया है तो अपने दोनों बेटे को और अपने दोनों बेटियों को राजनीति में सेट किया है, चारा खाया है और अलकतरा को पिया है। इतने से भी मन नहीं भरा तो वही मॉडल तेजस्वी जी ने अपने शासनकाल में जब वे डिप्टी सीएम रहे हैं तो उन्होंने अपनाया है। नीतीश बाबू के साथ रह के भी उन्होंने गवर्नेंस का मॉडल नहीं सीखा और झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। वसीम बरेलवी जी की मैं एक लाइन कोट करता हूं आपको कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार न करता तो और क्या करता। बिहार की जनता इस डॉक्टर अनुज कुमार तरुण मेरे साथ जुड़ गए हैं, एतवार नहीं करने वाले हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण मेरे साथ जुड़ गए हैं। वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता। ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार कह रहे हैं, उनका कहने की मंशा ये है कि जेडीयू तो सब कुछ करती रही लेकिन सामने जो साथ था वो पीछे से अपनी चाल चलता रहा। राजीव जी, अब जुमलोबाजों के साथ रहते रहते ये लोग भी जुमला फेंकना सीख गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब इन पे क्या यकीन करूं? अच्छा, अगर अपने उदाहरणों से अपनी बात को साबित करें। मैं वही कह रहा हूं, अगर इनको इतना ही यकीन होता अपने विकास कार्यों पे तो आज 3 नंबर की पार्टी नहीं होती। इनकी हैसियत यही है 3 नंबर की पार्टी। और इस बार 20 से 30 हो जाएंगे फिनिश, ठीक है ना। देखिए पहली बात मैं बताता हूँ, कितना सीट आया है लोकसभा में इस बार 2024 में? अरे भाई अभी भी लोकसभा में आपको, अरे विधानसभा चुनाव की बात करिए ना, अभी भी हम बड़ी सीट आया है आपको? अरे जितेंद्र कुमार जी,
बड़ी मुश्किल क्या में तो अपराध डाटा किया? मिला है, विधानसभा में इंटरनेट आपकी कनेक्शन मिला है। हैसियत प्रतिपक्ष के लीडर बनने की नहीं थी 2010 अरे में। कनेक्शन मिला है और तो हम बड़ी लोगों मुश्किल ने में आपको बात तो अवैधान रखने दिया दीजिए। है। 2 बार आपको मौका दिया सरकार में आने अब का और सुन सत्ता लीजिए, में अब साझेदार सुन होने लीजिए, का। आप तीसरे लोग नंबर गड़बड़ की सड़बड़ पार्टी करने की लगे, है। आपको भगा दिया। सच्चाई आपकी औकात ही नहीं है, आपकी हैसियत ही नहीं है। सुन लीजिए अब धैर्य से जरा। अरे आप जो भाषण दे रहे थे IRCTC सुनिए घोटाला आप। कौन किया है? अरे चारा सुनिए ना, अभी मैं घोटाला सुना में रहा कौन हूँ। फंसा हुआ है, सजा याफ्ता है? सुनिए ना, अभी मैं सुना पूरे रहा हूँ ना। भारतवर्ष में अब लालू जी सुनिए आप। पहले व्यक्ति अरे हैं जो 71,000 चुनाव नहीं करोड़ लड़ रुपए का सकते घोटाला हैं। कौन किया? यही आपकी 71,000 करोड़ हैसियत रुपए है, सुनिए। यही आपका चाल चरित्र और मेरी चेहरा बात सुन है। लीजिए। एक दागी मेरी- व्यक्ति को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए या हुए तो आप हैं। बोलिए, आप मेरी बारे में बोलिए, सुनिए। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था, अब सुनिए धैर्य से। 71,000 रुपए का घोटालेबाज है जो कि यहाँ पे चारा घोटाला की बात सुनाइए। करेंगे। सुनिए मेरी बात। बालकागिरी में है जो कि आरोपी मुख्यमंत्री जेल चले जाएंगे, उसकी जांच नहीं करवा रहे हैं, और आप कहते हैं कि अपराधी किस्म के आदमी हैं। गोपाल खेमका की हत्या उनके घर के बाहर हो रहा जा रहा है और कह रहे हैं अपराध नहीं है। दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसको बेड तक मुहैया नहीं कराते हैं, और आप कह रहे हैं कि पकड़े कानून गए व्यवस्था गोपाल अच्छी है। खेमका के। क्या? और अरे भाई, 70,000 पकड़ने से करोड़ क्या की जो होगा? बात कहते हैं तो अरे पीएससी का किसी की चेयरमैन अस्मिता लूट भाई जाएगी, किसी की वीरेंद्र हत्या हो है, आप ही जाएगी। के दल का लीडर है और आप ही के दल का। कर लेंगे आप। अरे हमारे कार्यकाल में तो कैसे? हत्या हो रही है, आप अरे तो हत्या नरसंहार हुई करवा कैसे? रहे थे पहले ये महाराज। बताओ ना। और सीएम हाउस में बैठ के फिरौती वसूल करते थे आप लोग। जी नहीं, सुनिए मेरी बात। अस्पताल में घुस के, आप अस्पताल में घुस के संस्थागत अपराधी है जो कि हत्या कर देते हैं। अरे और आप लालू लोग जी के बेशर्मी से दोनों करेंगे, लाल, अपराध दोनों नहीं है। उनके साले पटना तो जैसे उनके शहर- खिलाफ बोल अरे रहे पटना, हैं। तुम्हारा और ये आप उनका लोग के बयान है पास, साधु और आप लोग सुभाष के का। पास क्या उपाय है? अरे भाई, अरे आपके पटना हाई पास- कोर्ट के चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक जी क्या लेटर लिख रहे थे गवर्नर साहब राजीव को जी, कि आपने हमारी मुझे जान बोलने को दिया, खतरा। उनको क्या बोलने बोलेंगे दीजिए। मैं फिर- कानून अरे- व्यवस्था पे? अरे जितेंद्र आपके मुंह जी, से ऐसा- कानून ऐसा व्यवस्था है ना। की बात अच्छी ऐसा नहीं ना। लगती जितेंद्र है। जी सुन लीजिए, बड़ी मुश्किल में उनका नेट कनेक्शन जुड़ा है, सुन लीजिए उनको प्लीज। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए। राजीव जी, अरे देखिए, इनका मैं कितना बार-बार झूठ कह रहा हूं, सुनेगा? बिहार इनके की पास जनता एक ही इनको स्लोगन नहीं है, सुनना जब इनसे चाहती कुछ है। विकास का काम पूछिए। अरे अरे सुनिए तो, अरे बोलिए, झूठ तो भी बोलिए, आप बोल रहे अनुज थे। कुमार, अरे जितेंद्र 71,000 जी, करोड़ रुपए का चोरी जितेंद्र कर लिया जी। है आप लोगों ने, इस पे कौन बात करेगा? आपके जिसके साथ जो चंदा चोरी कर लिया उसकी बात कौन करेगा? सुनिए मेरी बात। देखिए, पहली बात मैं कर रहा हूँ, जब भी इनसे सवाल अरे करिएगा, आप लोग जितने सवाल certified करिएगा चोर तो एक ही हैं, चीज certified सुनाएंगे। चोर, चारा जिनपे घोटाला कई केसेस और चल जंगल रहे राज। हैं। 20 साल से हमारे इन ऊपर, लोगों ने हमारे लूट नेता के मचा के ऊपर कौन सा रखा है। केस चल रहा है, बालिकागिरी, बताइए। बालिकागिरी, हमारे बात में मुख्यमंत्री जेल चले जाएंगे, इतने अपराधी किस्म के आदमी है। सुनिए मेरी बात। 71,000 करोड़ रुपया किसके पॉकेट में गया, इसका हिसाब दीजिए। वर्तमान की बात शिल्पी करिए के आप, हत्याकांड का किसके रिपोर्ट है। समय हुआ था? अरे भाई देखिए, और चंपा पुरानी विश्वास चीजों की की बात कर रहे हैं किस्मत आप। किसने लूटी अभी- थी? अरे हम तो 20 साल से आपके सत्ता में बाहर हैं, आप विधायक का सत्ता में, लड़का सत्ता की जाके बात कर रहे 2 हैं ना। साल तक शोषण आपका- किया है चंपा आपके विश्वास पास का। डेटा ही नहीं है। IAS की 20 साल में पत्नी, सत्ता के लिए कुछ करने उस के लिए IAS आपको पता ही नहीं की है। सास, उस घर की 20 साल, नौकरानी, अरे सबका 20 साल में आपने लूटा क्या गया किया? है। 20 साल में क्या किया है आप और ये आप बताओ बात ना। करेंगे कानून अरे व्यवस्था का, आप बात करेंगे उन महिलाओं कारणों के के कारण हम अस्मिता की सत्ता बात में नहीं करेंगे हैं, आप। लेकिन 20 साल से आप सत्ता में अपनी हिसाब किताब बताओ ना। खाली जुमला फेंक रहे हो आप, जी। झूठा बयानी कर और रहे हो। अगले 20 साल में तक आपने भी क्या हम किया? सत्ता में नहीं अरे 20 रहेंगे। साल में क्या किया? एक नौकरी तो नहीं दे पाए युवाओं को। हम 17 महीना की सरकार में आए तो हम दिए। दलित महिला 20 के साल में बलात्कार जो हम होता है, लोगों ने उसको किया है बेड ना, नहीं वही दे चुनाव पाए। में लेकर अरे जा रहे हैं। SC विकास किया, ST सिर्फ ST विकास लोगों का किया है। स्कॉलरशिप खा गया। SC ST हम लोगों लोगों का ने स्कॉलरशिप सामाजिक खा के न्याय दूसरे के काम में साथ लगा विकास दिया। किया है। और ये कहते हैं कि विकास हम का लाभ समाज के सामाजिक सभी न्याय के वर्गों काम को कर रहे दिया हैं। है। अरे आपकी औकात नहीं है बिहार में, है जो कि सत्ता में द्वारा रहने के लिए अरे जनता कोई बात जानती नहीं, है, सब ठीक है कुछ ठीक जानती है है। ठीक है। ऐसा है, डाकघर गोलंबर पर जाकर एक अच्छी चाय पीजिएगा, लिट्टी चोखा तमाम बहुत बढ़िया सर्वे बनता बता रहा है है। कि हम सत्ता वहां में गए आगे हैं लौट रहे और हैं। अरे तमाम गुस्से सर्वे को बता किनारे रहे हैं। करिए, गुस्से को अमित अब बाकी अमित चौदह अनंत में अमित वो अनंत आपकी खबर अनंत लेंगे। अमित आ रहा हूं। जी, देखिए राजीव जी, मैं इतनी नहीं- तलखी मैं- नहीं होनी चाहिए। मेरी शिकायत है, मेरी शिकायत इतनी है। जब ये तलखी बात कर रहे आप थे मैं दोनों इतनी के कुछ बोल दोनों रहा था। राजनीतिक हैं, आप दोनों ही राजीव जी- राजनीति के क्षेत्र में दखल रखते हैं। डॉक्टर अनंत अमित सिंह जी, अनंत जी, अभी जो कुछ बिहार में चल रहा है, प्रधानमंत्री अब रैलियां शुरू होंगी और अब बातें होंगी उन चीजों की जिस पर कसौटी पर कसा जाएगा, जिसकी बात अभी डॉक्टर अनुज कुमार कर रहे थे। शायद प्रधानमंत्री या बड़े नेता ये बात बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब बिहार ऐसा था, आज बिहार ऐसा हुआ है। ये जरूर होगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन आपको लगता है कि पिछले दिनों से जो वोट चोर गद्दी छोड़ की एक मुहिम तेजस्वी और राहुल गांधी ने उठाई है, वो आपकी मेहनत पर डेंट लगा देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं राजीव देखिए, जी, बिहार की नहीं, जनता ये जान गई, अनंत बिहार की अमित जी। जनता भी जान गई और आरजेडी के नेता मैं- तेजस्वी यादव भी जान गए कि
बिहार में जो माननीय राहुल गांधी जी जो एसआईआर के मुद्दे पर पूरे 13 दिन तक बिहार की सड़कों पे चमचमाती हुई सड़कों पे घूमते हुए वोट चोरी का जो नारा दे रहे थे, बिहार की जनता ने कहा साहब आप जो वोट चोरी का नारा जो जिनके साथ लगा रहे वो तो वोट के डकैत थे। तो तेजस्वी जी को लगा कि अरे ये तो गलत हो गया। तेजस्वी जी ने तुरंत से राहुल गांधी के
जो एसआईआर का मुद्दा था उससे भटक के आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी ने विकास के मुद्दे पे 11 सवाल पूछे, जब राहुल जी वहां से लौट के आ जाते हैं, और जब हमारे तमाम एनडीए के प्रवक्ताओं ने जब चैनल पर आकर उनके 11 सवाल का जवाब देना शुरू किया, तो तेजस्वी जी को लगा रे साहब ये तो हमने गलती फिर कर आनंद दी। अमित, आपको लगता है बिहार की जनता आपकी बातों को समझ रही होगी? बिहार का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जब आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मखाना बोर्ड जो आप लोगों ने जमीन पर उतारा, इस मखाने की पहचान पूरे विश्व में है बिहार की। मैं भी जो मखाना खाता हूं, इस बात की गारंटी है कि वो बिहार से ही आता होगा। ये सारे आपने प्रयास किए, लेकिन क्या कस्बों में रहने वाली जनता, छोटे गांवों में रहने वाली जनता जो आज पानी की मार झेल रही है, वो पानी चैनलाइज नहीं हो पाया, उनके खेत कट गए, नदी कहीं की कहीं आ गई, वो स्वीकार करेगी कि उसके पास विकास पहुंचा है? बिल्कुल राजीव जी, आपके प्रश्न बड़े ही अच्छे हैं। देखा होगा आपने कि इससे पूर्व बिहार में बाढ़ को लेके पूरी देश ही नहीं दुनिया के अखबारों का ये हेडलाइन होता था, बिहार का बाढ़। लेकिन विगत कई वर्षों से आपने देखा हो कि बिहार ने बाढ़ के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, चाहे सीमांचल का बात हो, चाहे वो मध्य बिहार की बात हो, चाहे वो भागलपुर की, किसी भी बिहार के किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बाढ़ को लेके हमारी एनडीए की सरकार ने विगत कई वर्षों में कई ऐसे बांधों को बनाया है जिससे कि किसानों की खेती में आय की साधन बढ़े हैं। और निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने काम किया। हम तो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साहब 20 साल में हमने जो काम किया है और आगे भी हमें काम करना है, हमने जो विकसित भारत और विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है 2047 में, उसके लिए आप हम आशीर्वाद दीजिए। जिस तरीके से बिहार आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ता रहेगा। और राजीव जी मैं कहना चाहता हूं, अभी आप माई समीकरण की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे आरजेडी और इंडी गठबंधन ने बिहार में सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। लेकिन हमारी एनडीए की सरकार ने माई समीकरण का समीकरण नहीं बदल दिया। हमने कहा कि माई मतलब एम फॉर महिला, वाई फॉर युवा, और महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए आपने देखा होगा 4 दिन पहले जिस तरीके से बिहार की सड़कों पर मेट्रो दौड़ना शुरू हुआ है, युवाओं में एक चेतना जगी है। ऐसा लग रहा है बिहार के युवाओं को कि हमारी एनडीए की सरकार जो काम कर रही थी हमारे उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए, वो निरंतर आगे भी बढ़ता रहेगा। और हमने कहा है कि हमारे 2025 में हमारी पुनः सरकार बन रही है, हम हर जिले में एक उद्योग स्थापित करेंगे और यहाँ के लोगों को पलायन का जो समस्या है, उस पलायन की समस्या को भी खत्म करेंगे। चलिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार के पास आ जाता हूं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कुमार जी, ये सवाल को बहुत पूछा जाता है, और महाराष्ट्र में जब मराठी हिंदी विवाद होता है, जब उत्तर भारतीय विवाद होता है, तो वहां पर कुछ नेता इस बात को रखते हैं कि आपके यहाँ की सरकार इस लायक नहीं है कि वो आप लोगों को वहां पर रोजगार दे सके, और आप यहां आकर यहाँ के स्थानीयों का रोजगार लेते हैं। ऐसे क्लिष्ट और कड़वे रिमार्क्स सामने आते हैं। हालांकि पूरा देश हम भारतीयों का है, लेकिन फिर एक दीवार में सवाल आता है कि वाकई क्या वो ऐसा जो कह रहे हैं तंज, क्या वो गलत है? जितेंद्र कुमार जी, वो पास्ट में रह गया है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं शर्मा जी, वो पास्ट की बात है। वर्तमान बिहार में ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जाति आधारित जो सर्वे किया, कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक सर्वे, उस सर्वे का डेटा आप देख लीजिए। लगभग 50 लाख लोग माइग्रेशन किए हैं। देखिए, माइग्रेशन को 2 भाग में तोड़ के समझिए इसको जी। पहला है कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के कारण जान बचाने के लिए पलायन, इसको पलायन कहेंगे। और अगर हम बेहतर अवसर के लिए जा रहे हैं या केंद्रीय नौकरी में जा रहे हैं, जैसे भारतीय रेलवे हो गया, बैंक हो गया, या जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब हैं, पीएसयू के जॉब हैं, तो वह पलायन नहीं है, वो प्रवास है। और प्रवास एक ग्लोबल फेनोमेना है। गुजरात के लोग भी अमेरिका में, इंग्लैंड में और कनाडा में होटल मोटल व्यवसाय में सेटल्ड है। पंजाब के लोग भी ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में सेटल्ड हैं। केरल के लोग भी खाड़ी के देशों में सेटल हैं, बहुत बड़ी संख्या में नर्सेज हैं खासकर। तो क्या वहां भी पलायन आप उसको कहेंगे? नहीं, वह पलायन नहीं है। आप भारत के जीएस को पढ़िएगा तो भारत और चीन बहुत बड़ी मात्रा में रेमिटेंस को प्राप्त करता है। इन्हीं प्रवास करने वाले लोग जो व्हाइट कॉलर जॉब में हैं, वे अपने परिवारों के लिए बाहर से पैसा भेजते हैं। उसमें भारत पूरे विश्व में नंबर 1 है। तो क्या वह भी पलायन है? तो वह पलायन नहीं है। बेहतर अवसर के लिए किया गया प्रवास है वो।
बिहार के संदर्भ में जो कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने कराया, उसमें आप पाते हैं कि बिहार में पलायन की दर जो है या पलायन का जो कुल संख्या है वो 50 लाख से भी कम है, जो बहुत नॉमिनल है। बिहार से अधिक पलायन गुजरात में, पंजाब में और केरल में है। यह मैं डेमोग्राफी के परसेंटेज के मैं आपकी संदर्भ बात में को बोल रहा हूं, स्वीकार करता क्योंकि हूं, बिहार की क्योंकि जनसंख्या अधिक है, आप तो आप और उसको डॉक्टर मात्रा- अनुज कुमार, आप दोनों डॉक्टर हैं और अनंत अमित सिंह राजनीति में मजे हुए हैं, तो मेरा कोई मेहमान किसी भी व्याख्या को इतना ही नहीं, अपने और मन से सुन नहीं लीजिए, कर रहा मेरे होगा। बारे में और डॉक्टर डॉक्टर अनुज अनुज के कुमार, बारे मेरे में। पास समय कम है, डॉक्टर अनुज कुमार का इसी सर, पे मेरे जवाब बारे में ले जान लेता हूं। लीजिए कि डॉक्टर मेरी अनुज कुमार आधी तरुण, पढ़ाई दिल्ली में हुई है, दिल्ली में रह के, जी। और वापस मैं आया हूं बिहार नौकरी करने के लिए। मैं मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। यह ब्रेन गेन का, पहले ब्रेन ड्रेन होता था, अभी यह ब्रेन गेन हो रहा है। और डॉक्टर अनुज रिवर्स कुमार माइग्रेशन तरुण, का मैं भी, डॉक्टर और जितेंद्र हमारे कुमार जो कह रहे प्रतिपक्ष के हैं प्रवक्ता कि अब हैं, वो बिहार भी ब्रेन रिवर्स गेन माइग्रेशन कर के, रहा है, रिवर्स बिहार को माइग्रेशन, ब्रेन रेमिटेंस गेन मिल रहा है, के पैसा आ सर्वोत्तम रहा है, उदाहरण है और डॉक्टर अब अनुज बिहार कुमार वो तरुण भी। चीजें दे रहा है अपने नागरिकों को जिससे बिहार का नागरिक चीजों को समझ रहा है। आपको हकीकत क्या लगती है डॉक्टर अनुज कुमार तरुण? इस वक्त अनम्यूट कर ले सर, आपकी जितना आवाज बेहतर बंद है। तरीके से मैं पलायन और प्रवास को बता दिया, उतना बेहतर तरीके से तेजस्वी से सवाल पूछ लीजिए आप, वो नहीं डिफाइन कर पाएंगे पलायन नहीं क्या नहीं, है और बोलने स्थायी दीजिए। प्रवास डॉक्टर क्या अनुज है। कुमार तरुण, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण। एक तो इनको चुप कराइए, फिर मैं अपनी बात सुनता हूं। मैं विनम्र निवेदन, डॉक्टर ठीक है। जितेंद्र कुमार, आप हाँ। थोड़ा सुने। देखिए, सच्चाई है कि बीच में डिबेट की तो मर्यादा ही जानते नहीं, अनुशासन क्या सिखाएंगे हमें, ठीक है, पता नहीं कैसे, तो मैं इस पे बात नहीं करता। लेकिन देखिए, सिंपल बात है, व्यवहारिक स्तर पे बात करिए आप। ये सच्चाई है कि बिहार में मजदूरों का और विद्यार्थियों का पलायन है। यह पलायन कोई आज नई बात नहीं है, शुरू से ही चला आ रहा है। मैं भी मानता हूं कि हमारी जब सरकार थी तो पलायन था, क्योंकि बिहार का बजट लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का था। जो हमने सत्ता छोड़ा तो इसको लगभग 10 गुना ज्यादा करके दिया। उसके बाद मैं बार बार कहता हूं, जब भी इनसे विकास कार्यों की बात करेंगे राजीव जी, तो दो ही स्लोगन दोहराएंगे, चारा घोटाला और जंगल राज। लेकिन ये 20 साल का हिसाब किताब नहीं देंगे। ठीक है, कोई भी सरकार रहती है तो कुछ ना कुछ विकास कार्य होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, यूपीए 1 के समय में, यूपीए 2 के समय में जो योजनाएं थी वो सड़क के रूप में और बाकी डेवलपमेंट के रूप में दिखाई देता है। लेकिन क्या 20 सालों में जो बिहार का विकास होना चाहिए वो हुआ क्या? सवाल ये है, लोगों का जीवन स्तर क्या है? ठीक है, आप अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि आपके बिहार के जो विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, क्या हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पा रहे हैं? क्या हम जो बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए हम दे पा रहे हैं क्या? कहने के लिए है जो कि सरकारी विश्वविद्यालय, लेकिन अगर आपको राजीव जी इसके माध्यम से मैं बताता हूँ, बहुत दुख होता है बताते हुए कि कहने को सरकारी विश्वविद्यालय है लेकिन सब कुछ है जो कि इन्होंने प्राइवेट कर दिया। बताइए, एग्जामिनेशन जो कि प्राइवेट एजेंसियां करा रही है, दरमान है तो प्राइवेट एजेंसी है, गार्ड है तो प्राइवेट एजेंसी है, और दर्जनों जितने डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, ये जो आपके एतराज है ना, ये अलग अलग पैमानों पर है। मैं आपको काट नहीं रहा, एक स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूं कि बिहार से निकल रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों की संख्या देश में ज्यादा है। पढ़ने वाला टैलेंट बिहार में है और वो देश के अलग अलग कोनों में